गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स लेसन 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कूलाम के नियम, वैद्युत बल के सदिश स्वरूप यानी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का स्टडी कर लिए थे हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक रहेगा हम लोगों का बहुल आवेशों के बीच बल, या इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक पढ़े थे सदिश स्वरूप कूलाम के नियम का। उसमें हम लोगों ने वैद्युत बल का फॉर्मूला पाया था F = ध्यान रखेंगे कि Q1 Q2 अपान R12, यदि F1 निकालते थे तो R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, इस प्रकार से पाया था। या और कोई बल इसके एक आवेश के दूसरे आवेश के कारण निकालते थे तो उसमें भी आप लोगों ने पाया कि F = Q1 Q2 अपान R21 का स्क्वायर R21 कैप। इसको आपने बोला था F12 और इसको बोले थे F21। इसका मतलब होता था पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। यहाँ पे इसका मतलब है दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण। तो ये बल थी। इस प्रकार से आप लोग इस फार्मूले का थोड़ा इसमें यूज होगा तो ध्यान रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें ये साबित होता है कि कोई ऐसा एक सिस्टम होगा, निकाय होगा, जिसमें अनेक आवेश होंगे और उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण उस पर क्या करेंगे, फोर्स लगेगा। तो अन्य आवेशों के कारण जो उस पर लगने वाले फोर्स होते हैं अलग अलग, उनके सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी आप बता सकते हैं कि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल उन आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, डेराइव करते हैं। मान लेंगे कि कोई एक सिस्टम है x और y तल में, मान लीजिए x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। हाँ, आप जानते हैं ये क्या है, मूल पॉइंट है, ओरिजिन है। इसका निर्देशांक सबको मालूम है। इसमें हमने मान लिया कि मेरे पास कितने आवेश है इसके अंतर्गत सिस्टम में, कोई मान लेते हैं n आवेश हैं। एक पॉइंट यहाँ मान लिया, इस पर आवेश Q1, यहाँ पे मान लिया इसका आवेश Q2, यहाँ पे आवेश मान लिया, इसको क्या मान लिया, चलिए या इसको डॉट करके Q1 मान लिया, इसको Q3 मान लिया, इसको यहाँ पे Q1 मान लिया। इतना पॉइंट ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिगर समझ में आ जाएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। मान लेंगे कि कोई एक निकाय सिस्टम है जिसमें n आवेश है, Q1 Q2 Q3 डॉट Qn, जिनके इसके सदिश मूल बिंदु से क्रमशः क्या क्या है, R1, ये होगा इसका R2, इसका कितना होगा R3, और ये पॉइंट जो है ये n आवेश वाला Qn है, इसका आवेश मैंने मान लिया R1 है। वेक्टर से दिखाएंगे क्योंकि सदिश स्वरूप है। इसमें n आवेश है
तो इसमें से किसी एक आवेश पर इन अन्य आवेशों के कारण से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इनके अलग अलग बलों के सदिश सूत्र क्या होगा, बराबर होगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मान लेंगे इसी पे हमें आवेश की गणना करनी, Q1 आवेश पे, ठीक। तो आवेश Q3 के सापेक्ष Qn के सापेक्ष Q3 का स्थिति सदिश ये होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे, R13। आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, इसको किससे डिनोट करेंगे, R21, नो R12। इसी प्रकार आवेश Qn के सापेक्ष Q2 का Q1 का स्थिति सदिश, Qn के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश कितना होगा, R1n, ऐसे लिखते हैं। क्लियर हुआ। तो अब कहने का मकसद है कि ये वो पॉइंट है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। जरा ये देखिएगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा तो ये इधर क्यों लगेगा, कौन सा बल होगा, F1n। मतलब इसका आवेश Q1 पर बल Q3 पे, ये Qn वाला ये भी इस फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर की ओर सीधे जाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे, F1n। आवेश Q2 के कारण इस पे फोर्स लगेगा, ये देखिए थोड़ा सा मेरा ये लाइन क्लियर नहीं गया है, तो इसके इस पर भी फोर्स लगेगा ना Q2 के कारण Q1 पर, ये किधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना, इधर वाला ऐसे, इसको क्या मानेंगे, F12, ऐसे फोर्स लगेगा। तो इनके अलग अलग, इसके कारण इस पे बल जो लग रहा है इसको, और Q2 के कारण जो पॉइंट पे बल लग रहा है ये वाला और ये वाला, ऐसे सभी लोगों को जोड़ूंगा, इस पर लगने वाले परिणामी बल के क्या होगा, इक्वल होगा। सही। तो आप निकालेंगे यहाँ पे आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल दिखाई दे रहा है, चलिए इसे कितना होगा, F12 इज इक्वल टू K का मान रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैट सदिश स्वरूप में। इसी प्रकार लिखेंगे आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल कितना आएगा, इसको किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई, F13 से ना, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। अब देखिए Q3 आ जाएगा, इसके कारण लगा रहा हूँ Q3 अपन R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैट। अब से ऐसे ही चलेंगे डॉट डॉट, आवेश Qn के कारण किस पर बल, Qn के कारण Q1 पर बल F1n यही ना होगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपन R1n का स्क्वायर इंटू R1n का, समझ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, आप जान ही गए कि इसके ये सिस्टम एक निकाय, इसमें से कोई एक आवेश पर किसी भी आवेश पर ले सकते हैं, ये फ्री आओ, एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल
उनके अलग अलग सदिश योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं ध्रुवपण के सिद्धांत से, पहले वाले इसको बल लग रहा है F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये भी इसको मार रहा है, ये भी इसको मार रहा है, ये भी इसको मार रहा है, तो बताइए कितना बल लगेगा, सबका मिला के बल लगेगा ना। जैसे हम ही हैं यहाँ पे खड़े हैं और आप सभी लोग मिलकर को हमें मारेंगे, तो हम भी जाकर के अपने सर जी से कहेंगे कि हमें सभी लोग मिलकर मारे हैं, बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। तो मेरे ही ऊपर आप सभी लोगों का बल लगा, तो आप लोगों के बलों के योग के बराबर होगा, वही अध्यारोपण का सिद्धांत। तो नाउ स्टार्ट। F1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n। कितने आवेश हैं, n आवेश है, सब मिलकर मारेंगे। जरा एक दिखेगा F12 का मान निकाल चुके हैं ये, तो इसमें से हम 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सब में मिलेगा, कॉमन ले सकता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। चलिए इसका मान कितना बचा था, Q1 Q2 अपन Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, R12 गए प्लस इसका बोलिएगा तो Q1 Q3 हो जाएगा अपन R13 का स्क्वायर इंटू R13 प्लस डॉट डॉट n बदल लिख लेंगे, Q1 Qn अपन R1n का स्क्वायर और बगल में यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर R1n का, समझ जाइएगा यहाँ पे इंटू n है ना, इधर में दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए अच्छा, ये रहा आपका F1 का फोर्स। इसी प्रकार यदि हम ये मान लें इसी निकाय में कि हमें आवेश Q2 पर बल अन्य आवेशों का कारण निकालना होगा, तो इसमें भी निकाल सकते हैं। तो सेम इसी से आप फोटो कर लीजिए, क्या लगेगा, यदि लिख सकते हैं आवेश Q2 पर बल लग रहे हैं, तब क्या निकालेंगे, F2 इज इक्वल्स टू, यहीं से नकल मारिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इसका इंटरचेंजिंग हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे Q2 Q1 अपन R21 का स्क्वायर इंटू R21 प्लस इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा Q2 Q3 अपन Q23 का स्क्वायर इंटू Q23 का कैप प्लस डॉट डॉट n वाला लिख लेंगे, तो Q2 यहाँ पे लिख देते हैं प्लस नीचे डॉट डॉट Q2 Qn अपन कितना आ जाएगा R2n का स्क्वायर इंटू R2n का कैप। समझ गए। इसी प्रकार Q3 पे निकालना होगा सभी फोर्स को, तभी आप इसको निकाल सकते हैं। ये रहा आपके अध्यारोपण का सिद्धांत, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगला हेडिंग बनाइए, इसको नोट कर लीजिए पहले, नोट हो गया। अगला हेडिंग बनाइएगा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण की तुलना। हेडिंग बनाते रहिएगा, वैद्युत बल और गुरुत्वा
गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर या तुलना, जो भी कह सकते हैं। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना या अंतर, इसको हम लोग अलग अलग दो कॉलम बना लेते हैं। एक में लिख लेते हैं वैद्युत बल और दूसरा में लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका पहला पॉइंट ये है, वैद्युत बल जो होता है ये दो आवेशों के बीच लगता है, यह आवेशों के बीच लगता है। लिख सकते हैं यह किसके बीच लगता है, आवेशों के बीच कार्य करता है। ये किसके बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, बीच कार्य करता है। लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का होता है। ये क्या होता है, यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। लिख लेंगे आप लोग। तीसरा नोट पॉइंट है, यह अत्यंत प्रबल होता है। कौन सा बल है ये, यह अत्यंत प्रबल बल होता। यह जो है ये भी अत्यंत प्रबल है, लेकिन इसकी तुलना में क्या है, कम। लिख सकते हैं यह बल वैद्युत बल की तुलना में कम प्रबल है। ये चौथा पॉइंट, यह माध्यम पर निर्भर करता है, और ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। एक पॉइंट और बना लीजिएगा, यह जो होता है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर कार्य नहीं करता, लिख लेंगे ना। और ये जो है चाहे कम दूरी हो चाहे अधिक दूरी हो, हर एक दूरी पर कार्य करता है। तो लिख सकते हैं यह छोटी से लेकर बड़ी दूरियों पर भी कार्य करता है। बहुत अच्छा, नोट कर लीजिएगा। अगला हेडिंग बनाइए, कूलाम के नियम का उपयोग। आज कूलाम के नियम का पूरा समस्या समाप्त कर देंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। कूलाम के नियम का उपयोग हम लोग कैसे किसे कहाँ कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। एक बार देखिएगा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है F = K Q1 Q2/R²। तो आप लोग कहते थे सर इसमें जो आवेश हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं,
कोई एक धनावेश है, एक दूसरा ऋणावेश है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश रखेंगे नहीं, बस सिर्फ आप जानकारी रखेंगे कि जो इसमें आवेश होते हैं, आवेश के चिन्ह बल में नहीं रखा जाता है, बस सिर्फ जो होता है ये आवेश, ये डायरेक्शन को दिखाते हैं, बल की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए रखते हैं। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। पहला पॉइंट, आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, यह चिन्ह केवल बलों की दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरा, यदि किसी निकाय में कितने आवेश हो, n आवेश हो, तो उस निकाय में बलों की संख्या कितनी होती है, n × n-1/2 बल होते हैं। कितने बल होते हैं, n × n-1/2 बल होते हैं। तीसरा नोट पॉइंट है कि यदि कोई दो ठे आवेश है जैसे Q1 और Q2, इनके बीच में कोई तीसरा आवेश आकर बैठ जाए तो इनके आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके आवेशों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। नोट कर लीजिए, दो आवेशों के बीच में यदि कोई अन्य तीसरा आवेश उपस्थित होता है तो उन आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर दो तो ताकि हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इसका। देखिएगा, आप लोग पढ़े हैं, यदि फिटिंग बना लेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट में, दो बलों की परिणामी, यदि दो टेबल हैं तो उनका परिणामी आप कैसे निकालेंगे। पहला कंडीशन, यदि बलों की दिशा, यानी दोनों बलों की दिशा ना, दोनों बलों की दिशा समान, मतलब एक ही दिशा में, जैसे एक बल इधर जा रहा है और दूसरा बल भी किधर जा रहा है, इसी दिशा में जा रहा है। ये F1 फोर्स का है तो ये क्या है, F2 फोर्स का है। दोनों की दिशा क्या है, समान है। जब दोनों की दिशा समान होगी तो इसका परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F1 + F2। सही। और दूसरा पॉइंट है, यदि दोनों बलों की दिशा विपरीत हो, जैसे एक फोर्स इधर जा रहा है तो दूसरा फोर्स इधर आ रहा है, ये F1 मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, F2। तब इनका परिणामी बल कितना आता है, F F1 डिफरेंस F2, यानी कि जो आपका बल बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक नहीं रखेंगे, सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करेगा। तीसरा नोट पॉइंट है कि यदि दोनों बल एक दूसरे से किसी एंगल पे जुड़े हो, कैसे जुड़े हो, एंगल पे, जैसे एक फोर्स हमने ये ले लिया और दूसरा फोर्स ऐसे ले लिया, इसको हमने F1 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, F2 मान लेता हूँ। इसके बीच का एंगल है कि नहीं, मान लिया इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके लिए समांतर चतुर्भुज का नियम का परिणामी बल जो होता है जिंदाबाद है। यानी परिणामी बल जो होगा इसका √ पढ़ चुके हैं मेरे भाई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। क्लियर। तब परिणामी बल कितना होगा, F = F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F2 F1 F2 cos थीटा का रूट। तो इसे नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान होगा। चलिए कुछ इसके लिए मेथड देखते हैं।
मिटा दीजिए। दो कूलाम तथा 4 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसके मध्य बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए भाई, मेरे राइटिंग के साथ कंप्रोमाइज करिएगा। बहुत सुंदर सुंदर लिखता हूँ। सॉल्यूशन मेरा कहना है। चलिए देखिएगा, 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 आवेश हैं। जिसमें मान लिया यहाँ इस पे मैंने 2 कूलाम का आवेश कर दिया और इस पे 4 कूलाम का आवेश कर दिया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है ना। अब करें इनके एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु पर कोई तीसरा आवेश ला दिया जाए। कितने कूलाम का? 1 कूलाम का। तो बताइए इस पर कितना बल लगेगा? बहुत अच्छा, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। ये बतलाइए, ये भी आवेश धनावेशित, ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित। तो अब ये वाला इस पे बल लगाएगा ना, तो ये वाला बल इस पे लगा रहा। तो चलिए मैंने मान लिया इसके द्वारा जो बल लग रहा है इस पर, ये F1 हो गया। हाँ, एक बात ये है कि बल की दिशा को कैसे जानेंगे। ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा फिर से सुनिए, ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित। तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी ताकत अधिक है ना, तो इसको किधर भेजेगा? उधर भेजेगा। तो इसका बल ये है, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल। तो मैंने क्या लिख लिया? अपने से मान लेता हूँ F12। और ये देखिएगा, 4 कूलाम का आवेश इस पर फोर्स लगाएगा ना, तो इसका किसका बल अधिक है? इसका ना। तो ये किधर जाएगा? ये वाला फोर्स लगाएगा तो इधर ना इनको जाने देगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो इसका जो बल है मेरे भाई कितना हो जाएगा? F14 मान, या ऐसे 2 माना गया था इसको, इसको क्या मान लेंगे? Q। इसको हमने Q2 से मान लिया, इसको Q1 मान लिया, इसको Q3 मान लिया। समझिएगा बस। तब उस स्थिति में निकालेंगे F12 बल, यही वाला ना, इसके कारण इस पर कितना? F12। तो बोलिए कितना होगा? K इंटू 1/4 नहीं लिखना है, लिख लेंगे तभी कोई गलती नहीं होगी। कितना होगा? ये दोनों बल लगे आवेश हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 अपान इनके बीच की दूरी। देखिए मध्य बिंदु पे है, कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो 1 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2K ही ना आएगा। इसी प्रकार इसके कारण इस पर बल F13 मान लिए हैं, कितना आ जाएगा मेरे भाई? K इंटू दोनों आवेश हैं, तो 4 इंटू 1 अपान कितना आ जाएगा? दूरी तो ही है 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? 4K के बराबर। अब सुनिएगा मजेदार बात, इसके कारण इस पर बल ये वाला है, दिखाई दे रहा है? इसके कारण इस पर बल ये वाला है। तो क्या ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है ना?
तो बताइए जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल लिखेंगे अतः परिणामी बल, यब से डिनोट कर लेता हूं। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है तो बड़ा वाला इसको है, देखिए 4k, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k माइनस 2k, ये ना आएगा 4, तो यहाँ पे देखिए k कॉमन ले लेते हैं तो 4 माइनस 2। अब यहाँ पे k का मान कितना पाए हैं? 9 गुणे 10 की पावर 9, यही मिलता है, इंटू 4 में से 2 निकल जाएगा तो 2, 9 हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 9, बल का मात्रक न्यूटन। ये नहीं अच्छा लगता है तो 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 न्यूटन आ जाएगा। ये है आपका परिणामी बल। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC हैं जिन पर समान प्रकार के Q आवेश स्थित हैं तथा प्रत्येक की भुजा स्मॉल a है, तो बिंदु B पर स्थित आवेश, बिंदु B पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। लगने वाले बल की गणना कीजिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है कि इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तो कंडीशन आपको मालूम ही है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में समान होती है और इनके कोण भी समान होते हैं। मान लिया? इस पे आवेश सब पे क्या है? Q कूलाम का आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है। जरा देखिएगा, कह रहा है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है बिंदु B पर स्थित आवेश जो Q है, इसी पे लगने वाले बलों की गणना कीजिए। चलिए, तो मैंने मान लिया तो इस आवेश के कारण इस पर बल लगाया, तो इसको इसके बल को हमने क्या मान लिया? F1। जरा ध्यान देंगे, और इसके कारण भी इसको फोर्स लगाएगा तो इसका बल हमने मान लिया कितना है? F2। लेकिन उससे पहले ये जानिए कितने एंगल का होता है? 60 अंश का। ये भी कितने अंश का है? 60 अंश का। ये भी कितने अंश का है? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का, जो तीनों कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जरा बताइए अब हमें F1 इसका बल माना हमने, F1 जो बल है मेरा, ये इस पर फोर्स लगेगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। इसको मान लिया F1, और ये F2 से डिनोट किया, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा ये किधर आएगा? F2। तो दोनों का तो आवेश सेम है, तो परिमाण भी समान होगा, तो क्या निकलेगा? F1 ये वाला Q1 Q2 पान r² × 1/4 लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों का तो आवेश समान है, Q² अपान r। इसकी डिस्टेंस कितना मिला है हमें? a ना, तो a²। इसी प्रकार F2 वाला भी उतना ही आएगा, कितना है? इसके कारण इस पर बल F2 माना गया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान a²। ये तो दोनों सेम हो गए। अब मुझे बताइए इसके भी बीच का कोण कितना होगा? 60 अंश शीर्षाभिमुख कोण, है ना? अब हमें बताइए कि ये जो बल है F1 और ये बल है F2, दो के बल हो गया, तो इन दोनों बलों के बीच का एंगल कितना मिला? 60 अंश। तो अब परिणामी बल निकाला जाएगा, सही है ना? निकाले परिणामी बल।
एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बोलिए, अंडर रूट्स f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 और क्या हो जाएगा cos 60 अंश ना डायरेक्ट लगा देगा। f1 का मान जल्दी जल्दी बताइए, अभी k का मान रखिए, k के हिसाब से रखिएगा, इसको k स्क्वायर मान लेते हैं, या ऐसे जरा सीख लीजिएगा, सॉरी इतना चीज़ है कि इसको k मान सकते हैं ना, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो k स्क्वायर q पे कितना आ जाएगा 4/a⁴, तो k स्क्वायर तो सब में से कॉमन है और q स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, बहुत थोड़ा समझिएगा। k स्क्वायर q स्क्वायर अपन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से बचा 1 प्लस इसका तो पूरा निकल गया 2 बचा ना, और cos 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, ये इससे कैंसिल हो गया, सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इसका भी स्क्वायर निकलेगा, तो q स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 1 1 2 अंडर रूट निकलेगा 2 प्लस √3, सॉरी थोड़ा सी गलती हो गया ना, इसकी वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, सब मिलाकर कितना हो जाएगा 2, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कितना है, अब के का मान रखना हो तो रख लीजिए 1/4/ε0 q स्क्वायर √3/a स्क्वायर, ये है आपका परिणाम, ऐसे निकाला, राइट, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। हाँ, इसका वैल्यू भी अगर यहाँ पे नोट करना तो कर सकते हैं, कितना हो जाएगा f = 9 इंटू 10⁹ इंटू √3 इंटू q स्क्वायर/a स्क्वायर, ये तो बहुत अच्छा, कंप्लीट। तो आज का टॉपिक यहीं पे रोक देते हैं, अगले दिन से चलेगा सतत आवेश और उसके वितरण। तब तक के लिए थैंक यू।